पहले प्रो वीसी भी था, तो मैं देख रहा था कि तमाम प्रकार के आंदोलन, धरना, सारी जानकारी थी हमें। तो हमने छात्रों से कहा कि देखिए, आप लोगों की समस्या मेरी समस्या है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे लिए, रिजल्ट निकल भी गया है, लेकिन मार्कशीट नहीं मिली है और मान्यता नहीं है। बिहार प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि हमको ज़मीन दे दीजिए, हम क्रिकेट के लिए अपने पैसे से, वहाँ वो पिच कहलाता है ना सब, जी वो हम बनवा देंगे। नई बहाली हो रही है, वो हाई कोर्ट से रोक लग गई। हाई कोर्ट से रोक हटने के बाद सरकार फिर से जो है उसको विज्ञापित कर दिया है। प्राचार्यों की कमी है। मैं चार्ज लिया तो बाउंड्री नहीं थी। हाँ सर, बाउंड्री काफ़ी खूबसूरत हो गया है सर। बाउंड्री नहीं थी ना, जी सर। इसकी चारदीवारी मैंने बनवाया। पैसा मिल गया था पहले से, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था। पूर्णिया यूनिवर्सिटी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। चर्चा खासतौर से अपने विकास को लेकर के है, प्रसिद्धि को लेकर के है, उपलब्धियों को लेकर के है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुलपति महोदय राजनाथ यादव जी मौजूद हैं और इनसे हम बातें करेंगे कि निकट दिनों में इनकी क्या योजनाएं थी, कितना उसमें सफलता इनको मिली है और आगे क्या क्या इनकी योजनाएं हैं। सर, सबसे पहले सर कोशियालों को आपने टाइम दिया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। सर, आप जानना चाहते हैं कि चूँकि हम लोग पहले भी हैं सर यहाँ न्यूज़ कवरेज करते रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो जब से यूनिवर्सिटी बना तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम लोगों ने विवाद का ही न्यूज़ किया है, और जब से आप आए हैं तो डेवलपमेंट का भी हम लोग न्यूज़ लगातार कर रहे हैं। विवाद का न्यूज़ अभी तक नहीं के बराबर आया है। सर, क्या सोच करके आपने यहाँ की कुर्सी संभाला और फिर कैसे काम को आगे बढ़ाया सर? देखिए, मैं 15 मार्च 2019 को प्रो वाइस चांसलर के रूप में पदभार ग्रहण किया। उसके बाद 4 मार्च 2020 तक उस पद पर रहा प्रो वीसी, और प्रो वीसी के साथ साथ पूर्व कुलपति राजेश सिंह 4 सितंबर को यहाँ से अन्यत्र चले गए विश्वविद्यालय। जी सर। उसके बाद 5 सितंबर को मैं एज एक्टिंग वाइस चांसलर हमारी नियुक्ति हुई, और एक्टिंग वाइस चांसलर नियुक्ति हुई और उसके बाद मैं ज्वाइन करके यहाँ आया तो पीजी के लड़के ऐसे तख्ती लेकर के बैठे हुए थे जी कि सर, हम लोगों का एग्ज़ाम हो गया। विश्वविद्यालय तो 2018 से स्थापना हुई, मैं 20 में जी एज एक्टिंग वाइस चांसलर रहा। तो लड़कों ने कहा, सर हम लोगों का एग्ज़ाम हो गया है, ना रिजल्ट निकला है, ना हम लोगों की पीजी की मान्यता है। और शिक्षक अलग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कर्मचारी 49 कर्मचारी फारबिसगंज के, उनको 2016 से कोई तनख्वाह वगैरह वेतन नहीं मिल रहा था। और छात्रों का था कि बिना मान्यता के हम लोग पढ़ लिए, मार्कशीट नहीं मिली। हमने उनको आश्वासन दिया कि हर बिंदुओं को मैं बिंदुवार जो है नियम विधि सम्मत तरीके से हल निकालूंगा। तो पहले समस्या थी कि लड़के जो पीजी के थे मान्यता ही नहीं थी, और 18-19 पढ़ लिए थे, 20 का भी पढ़ लिए थे। तो मेरी प्राथमिकता थी कि पीजी की मान्यता उनको दिलाएं। इसके लिए मैं राज्य सरकार से निरंतर संपर्क साधा। सर, यहाँ थोड़ा सा सवाल हम ये करना चाहेंगे। आपने सर देखा अपनी आंखों से कि इतना बड़ा चैलेंज यहाँ है, फिर भी आप सर पद को संभाल लिए और भिड़ गए काम करने के लिए। हौसला सर। देखिए, उसको मैंने चुनौतीपूर्वक स्वीकार किया कि ये समस्या जो है कैसे सुधारा जाएगा। इसके बारे में मैं डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में था, वहाँ का विद्यार्थी हूँ। मैं तमाम पदों पर काम किया था, और कैसे समस्याओं का निराकरण होगा मैं, क्योंकि वहाँ चीफ वार्डन रहा, चीफ प्रॉक्टर रहा, डायरेक्टर डीन रहा, कोई ऐसा पद नहीं था कि हमें उसका अनुभव नहीं था। मैंने यह सोच करके पहले तो, अब सवाल आपने कहा कि यहाँ क्यों आ गए, तो प्रो वीसी बना मैं यहाँ, तो हमको लोगों ने कहा, मैं वहाँ भी रेक्टर था, रेक्टर का पद प्रो वीसी के बराबर होता है। तो लोगों ने कहा कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ, हथियार गिरा था जहाँ, वहीं जा रहे हैं। पुरुलिया, लोग सोचते थे पूर्णिया को नहीं जानते थे, पुरुलिया जहाँ हथियार गिरा है वहीं जा रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, ये पूर्णिया है, बिहार में है, बंगाल का बॉर्डर है। फिर कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि अच्छा जाइए देख तो लीजिए कि कहाँ है, कैसे है। मैं यहाँ आया, ज्वाइन किया। उसके बाद सर्किट हाउस में लगभग 3.5 महीने मैं रहा। तो
हमें मार्च में आया, हमें यहाँ की क्लाइमेट बहुत अच्छी लगी कि गेस्ट हाउस से सवेरे निकलता था तो ठंडा और लगता था पानी बरसा है और मौसम ठंडा था। तो 3 महीने तक हम मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हमको ये नहीं लगा कि यहाँ गर्मी पड़ी जैसे कि गर्मी अन्य जगहों पर पड़ती है। तो हमने कहा कि क्लाइमेट तो यहाँ का अच्छा है, इस हिसाब से यहाँ मैं रुक गया। और रुकने के बाद अब शुरू कर रहे हैं, जब एज ए एक्टिंग वाइस चांसलर ज्वाइन किया तो ये समस्याएं थी, सारी समस्याओं को मैं पूर्व वीसी, पहले पूर्व वीसी भी था तो मैं देख रहा था कि तमाम प्रकार के आंदोलन, धरना, सारी जानकारी थी हमें। तो हमने छात्रों से कहा कि देखिए, आप लोगों की समस्या मेरी समस्या है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे लिए, रिजल्ट निकल भी गया है लेकिन मार्कशीट नहीं मिली है और मान्यता नहीं है। तो मान्यता मैं आपको दिलवाऊंगा, ये मैंने इसी तरह से बोला कि मान्यता आप लोगों को मिलेगी चाहे जैसे भी होगी। मैंने अथक प्रयास किया और 2020 में 21 में मान्यता मिली, लेकिन 2018 से दिलवाया मान्यता। लड़कों ये सब बैक डेट से मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन हमने सरकार के सामने पक्ष रखा कि लड़कों का ज़िंदगी का सवाल है कि एग्ज़ाम दे दिए, मार्कशीट नहीं मिली, मान्यता नहीं है, तो उनकी तो कोई गलती है नहीं, छात्रों की तो कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं थी। इसलिए हमने 2018 से इसमें तमाम प्रकार का क्वेरी भी हुई सरकार के द्वारा कि कैसे होगा, क्या होगा, बैक डेट से कैसे मिलेगा। तो हमने यही कहा कि देखिए, लड़कों की कोई गलती नहीं है, लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, मार्कशीट भी नहीं मिली, क्योंकि उनसे कहा जाता था, आप यहाँ पहले भी प्रोफेसर अंजनी मिश्रा जो है शुरू से इस कॉलेज में रहे, डीन भी रहे। तो हमने कहा कि आप लोग बताओ कि मार्कशीट क्यों नहीं मिली। तो लड़के, उनका कहना था कि कहा जाता था कि मार्कशीट इकट्ठे मिलेगी, जैसे पीजी 2 साल का होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर साल में 2 और दूसरे साल में 2-4 सेमेस्टर होता है। उनसे कहा गया कि मार्कशीट एक ही बार इकट्ठे मिलेगी। ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट भी 18 में जो लड़का एडमिशन लिया तो 21 में डिग्री पार्ट 3 पास हो जाएगा। तो डिग्री पार्ट 1, पार्ट 2 की अंडर ग्रेजुएट के छात्रों की भी मार्कशीट नहीं मिली थी। हमने कहा क्यों नहीं मिली, तो हम लोगों से कहा जाता था कि इकट्ठा मिलता है, जबकि आप लोग भी पढ़े होंगे, डिग्री पार्ट 1 लड़का पास करता है तो मार्कशीट मिलती है। मार्कशीट तो सर एग्जाम पास होने के कुछ दिन बाद मिलती है, हाँ, डिग्री पार्ट 2 की भी मिलती है, फिर पार्ट 3 में दोनों पिछले जोड़ करके फाइनल मार्कशीट मिलती है। तो पीजी की मैंने मान्यता दिलवाया, मान्यता मिली। इसके बाद यहाँ पोस्ट सेंक्शन नहीं थी पोस्ट ग्रेजुएट में, और 22 विभाग चल रहे थे। तो जो विभाग चल रहे थे उनमें मैंने पद सृजन कराया। 20 विभागों में 20 प्रोफेसर, 20 दूनी 40 एसोसिएट प्रोफेसर और 60 असिस्टेंट प्रोफेसर और लगभग 25 या 26 कर्मचारियों की पोस्ट सेंक्शन कराया जो पोस्ट नहीं थी। और मैंने साल भर के अंदर नया विश्वविद्यालय बना था मधेपुरा में। लोग कहते हैं कि 92 का है, 2009 या 10 में वहाँ 9 विषय की मान्यता मिली। मैंने पद सृजन करा दिया, 20, 40, 60 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और ये तो हो गया। ये समस्या का निदान हुआ। उसके बाद पता चला कि MBA के लड़के मेरे पास आ गए, बोले कि सर हम लोगों का एग्ज़ाम हो गया और मार्कशीट मिली नहीं। तो हमने क्यों नहीं मिली, तो पता चला कि मान्यता ही नहीं है MBA की। लड़के एग्ज़ाम दे लिए थे। वो बहुत बड़ी समस्या थी कि लड़कों ने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट नहीं निकला और MBA की मान्यता नहीं थी। MBA की आप लोगों को मालूम है, जो पुराने यहाँ पर शिक्षक हैं, कि बहुत मुश्किल से मैंने तमाम दिल्ली UGC से संपर्क किया, IIM हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, कि कैसे इनको मान्यता मिले MBA की, कैसे समस्या का समाधान हो। सरकार बोलती थी कि कैसे हो गया, कैसे खुल गया शिक्षा विभाग। तो सरकार का तो ये सवाल बनता था। तो हमने कहा कि देखिए, अब हमें तो अब कैसे खुल गया ये हमें नहीं मालूम, लेकिन लड़कों ने एग्ज़ाम दे दिया है, मान्यता नहीं है, उसकी ICT से भी मान्यता होनी चाहिए, बिना ICT के होता नहीं है। फिर अब समस्या थी ICT बैक डेट से कैसे देगी भाई। 2018 का 21-20 के लड़के एग्ज़ाम दे दिए थे। तो मैंने UGC के चेयरमैन से बात किया, IIM हैदराबाद से किया, यहाँ अहमदाबाद से किया, IIM के डायरेक्टर नागपुर से बात किया कि कैसे होगा। तो एक
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमको मिला, उसमें लिखा था कि विश्वविद्यालय के लिए स्वयं अगर कॉलेज खोल रहा है, अगर MBA, तो उसको AICTE की मान्यता की ज़रूरत है, लेकिन विश्वविद्यालय अगर खोल रहा है तो उसको AICTE की मान्यता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, AICTE की ज़रूरत नहीं है, सरकार की लेकिन ज़रूरत है। तो सरकार से मान्यता लेना, सरकार, हाँ, तो सरकार से मान्यता नहीं मिली थी, सरकार बोले कि राजभवन करेगा कि सरकार देगी। फिर उसमें भी हमने बहुत प्रयास किया और उसमें उनकी भी मान्यता मिली, और मान्यता 40 सीट जो है प्रत्येक वर्ष, ये भी सीट निर्धारित करा दिया हमने कि हर साल 40 सीट होगी, उस पर लड़कों का एडमिशन होगा। ये तो मान्यता की बात रही। दूसरी हमको पता चला कि 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोले थे, धमदाहा और बायसी में, तो वहाँ सरकार ने मान्यता दी थी सिर्फ कॉमर्स और इसका आर्ट्स का। वहाँ हमको पता चला कि वहाँ साइंस फैकल्टी भी खोल दी गई है। ये सरकार के संज्ञान में लाया हमने कि देखिए, सरकार से जो मान्यता मिली है सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, लेकिन वहाँ साइंस भी खोल दिया गया। तो कैसे खोल दिया, हमने कहा कि अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन साइंस की भी पढ़ाई हो रही है। तो शिक्षा विभाग ने कहा कि देखिए ऐसा है, ये सब नहीं होना चाहिए, जब सरकार ने 2 फैकल्टी की मान्यता दी है तो साइंस कैसे खुल गया। तो हमने कहा कि अब निदान बताइए आप लोग कैसे करें। तो सरकार ने कहा कि उन लड़कों को जो एडमिशन हो गया है, ये 19 की बात है ना जी, उनको नियरेस्ट कॉलेजों में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने धमदाहा बायसी जो कॉलेज थे उनके आसपास जो कॉलेज हैं, साइंस के लड़कों को वहाँ भेज दीजिए। वो मैंने किया। उसके बाद पता चला कि ये जो है पूर्णिया कॉलेज है, कस्बा कॉलेज है, महिला कॉलेज है, जो विषय सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है उनकी भी पढ़ाई वहाँ शुरू हो गई थी। पूर्णिया कॉलेज में जैसे ज्योग्राफी है, म्यूजिक है, पूर्णिया कॉलेज में नहीं था, लेकिन वहाँ जबानी कह दिया गया था कि पढ़ाई शुरू हो गई थी। जी, ये संज्ञान में सरकार की इसलिए ले आया कि अगर ये हमको मालूम था कि ये गलतियाँ हैं, अगर मैं इसको सुधार के लिए मार्गदर्शन मांगा, मैंने कभी नहीं कहा कि हमने इसके बारे में पढ़ाई हो रही है हमको मार्गदर्शन दिया जाए। तो सरकार से कहा कि उन लड़कों को भी जो है जहाँ विषय की मान्यता ही नहीं है तो हम लड़के कैसे पढ़ेंगे, ये तो गलत है। फिर उन लड़कों को जहाँ एडमिशन हो गया था बिना विषय जो नहीं था, वो विषय जहाँ पढ़ाई जा रही थी उन लड़कों को भी ट्रांसफ़र किया मैंने। सर जिस तरह से आप बात कह रहे हैं, ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, हम लोग भी सर पूर्णिया कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, तो उस समय ये बातें कही गई थी कि प्रोफेसर नहीं है ज्योग्राफी का, बाकी आप पढ़ सकते हैं तो अपना ले लीजिए, इस तरह की बातें कही जा रही थी। ये देखिए प्रोफेसर, लेकिन मान्यता ही नहीं थी। नहीं प्रोफेसर नहीं है तो अगर विषय की मान्यता है पढ़ाने की तो पढ़वाया जा सकता है, लेकिन विषय की मान्यता ही नहीं है तो कैसे पढ़ा जाएगा। तो ऐसे उन बच्चों को अन्य कॉलेजों में मैंने कई बार, उससे हमें बहुत परेशानी हुई, तमाम प्रकार की दिक्कतें हुई, कुछ स्पेशल भी एग्ज़ाम कराना पड़ा। जैसे यहाँ ट्रांसफ़र तो किया, अभी सर जो ज्योग्राफी की पढ़ाई है और जो अब पूरी सुनिए, अब कोई समस्या नहीं है विश्वविद्यालय में। हमारा विश्वविद्यालय जो है एकदम सही कैलेंडर पर चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, सारी मान्यता हो गई। सभी बच्चों की अंडर ग्रेजुएट की 18 से जो कॉलेज खुला, 18 से 21 और उसके बाद 19 से 22 और फिर 22 से 23, तो है ना 18 में एडमिशन हुआ, डिग्री पार्ट 21 में करे, 19 से जो करेंगे 22 में करेंगे और 20 में करेंगे वो 23 में करेंगे। इन सभी छात्रों की मैंने, आप लोग देखे होंगे कि लड़कों की भीड़ लगी रही कि मार्कशीट नहीं मिल रही है, वो सेशन काफ़ी पीछे चल रहा था। नहीं वो सब अगर देखिए 18 के लड़के जो एडमिशन लिए उनकी 21 की मार्कशीट मिल जाती तो जो भी थोड़ी बहुत गलतियां होती तो सुधर जाता ना। यहाँ तो 21 की नहीं मार्कशीट मिली, 22 की नहीं मिली, 23 की नहीं मिली। तो पहले मैं मार्कशीट बनवाया और मार्कशीट बनने के बाद अभी मैं जल्दी ही कन्वोकेशन करने जा रहा हूँ। 4,500 21, 22 और 23 के लड़के जो हैं 4,500 अंडर ग्रेजुएट के उनकी डिग्री का भी डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा कन्वोकेशन में। डिग्री तैयार हो गई है, डिग्री तैयार हो गई है जी। शीघ्र ही महामहिम से जो डेट मिलेगी उस डेट में
उनका कन्वोकेशन करा के डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। सर आपने राज्यपाल महोदय का टाइम भी ले लिया, उनका भी? नहीं, टाइम उन्होंने नहीं लिया। टाइम उन्होंने कहा कि हम जब फ्री हो जाएंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण, जैसे सीनेट की बैठक वगैरह, हर महाविद्यालय में हमारी सीनेट की बैठक साल में 2 बार हो गई। एक मार्च में 18 मार्च को किए थे और अभी 2 फरवरी में किया, 2 फरवरी को किया था। तो साल भर में 2 मैंने कर लिया। अब हमको कन्वोकेशन का था, कन्वोकेशन की डेट जल्दी ही देंगे। वो डेट जो ही मिलेगी। सीनेट की बैठक में सर राज्यपाल महोदय को आना जरूरी होता है उसमें? देखिए, ऑर्डिनेंस एक्ट में प्रोविजन है कि राज्यपाल ही उसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन सुना है कि बरसों से कोई राज्यपाल जो है सीनेट की बैठक में नहीं आते थे, वो वाइस चांसलर को ही अधिकृत कर देते थे। लेकिन उसमें नियम यही है एक्ट में, बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम में, कि सीनेट की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल ही करेंगे। लेकिन सर आपके समय में तो राज्यपाल महोदय पूर्णिया आए और बैठक में शामिल हुए। और नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि नियम विश्वविद्यालय अधिनियम में यही है कि सीनेट की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल ही करेंगे। तो राज्यपाल आए थे ना, 2 बार आ गए। जी। मार्च में आए 2023 में, और अभी फिर आ गए फरवरी में आ गए। तो 1 साल हुआ ना। जी सर। साल में 2 बार आ गए। और इसके पहले जब मैं ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन किए थे तो जितने ये जो मेंबर होते हैं सीनेट वगैरह के मेंबर, 3 साल का टर्म होता है। तो सीनेट मेंबर कहने लगे कि सर हम लोगों का तो 2.5 साल हो गया और कोई बैठक ही नहीं हुई। तो मैंने यहाँ चार्ज किया, 19 अगस्त 2021 को चार्ज लिया, और हमने पहली बैठक 27 अक्टूबर 2022 में कराया। और फिर क्यों 22 में कराया ना, 21 नहीं 20 में चार्ज लिया ना। तो ये जो है अक्टूबर 21 में कराया और 7 मार्च 22 में कराया। 6 महीने में 2 सीनेट की बैठक कराया। वो लोग बोले कि 2.5 साल से बैठक नहीं हुई, तो 6 महीने में 2 बैठक करा दिया, और ये 2 अभी करा दिया। तो इसका सर क्या असर पड़ा और इससे क्या? देखिए, सीनेट की बैठक इसलिए होती है, ये विश्वविद्यालय अधिनियम में दिया हुआ है कि जो भी विश्वविद्यालय का बजट होता है, तो बजट का प्रोविजन है कि सिंडिकेट सीनेट से अप्रूवल होकर के राज्य सरकार को भेजा जाता है। और वही प्रावधान जो है गजट में, जो है बजट में प्रावधान है कि वहाँ जो है वहाँ से अप्रूवल होता है, राज्य सरकार पैसा देती है। बजट में क्या होता है कि टोटल खर्च पहले का और हमारा खर्च आगे कितना होगा, एस्टिमेटेड बजट का प्रोविजन रखा जाता है, एस्टिमेट एक दिया जाता है। वो उसी आधार पर राज्य सरकार हमें विश्वविद्यालयों को अनुदान देती है। ये तो ये रहा सब। जी। उसके बाद यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इसकी मैं चार्ज लिया तो बाउंड्री नहीं थी। हाँ सर, बाउंड्री काफ़ी खूबसूरत हो गया है सर। बाउंड्री नहीं थी ना। जी। इसकी 4 दीवारी मैंने बनवाया, पैसा मिल गया था पहले से, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था। गवर्नमेंट से मैंने अनुमति ली और उसकी बाउंड्री बन गई, जो देख रहे हैं। इसके बाद वहाँ 37 एकड़ ज़मीन, ये क्या नाम है, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा पुराना, 37 एकड़ ज़मीन मिली थी सरकार की तरफ से कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसकी बाउंड्री के लिए पैसा मिला सरकार से, लगभग 5.5 करोड़ मिला, 5.5 करोड़ मिला बाउंड्री के लिए। उसकी बाउंड्री लगभग पूरी हो गई है। यहाँ मैंने सेक्रेटरी बुलाया, सभी से संपर्क साधा कि ये पूर्णिया कॉलेज की है ना सब बिल्डिंगें। जी। हमने ऊपर कहा कि अभी जो हमारे यहाँ क्लासेज चल रही हैं, पूर्णिया कॉलेज का हॉस्टल है, महिलाओं का एक हॉस्टल उधर पीछे बना है, वहाँ परीक्षा का काम चल रहा है, इसलिए हमें भवन की इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त ज़रूरत है। तो मैंने प्रपोजल बना करके बाउंड्री, उसकी भी बाउंड्री लगभग तैयार है। अब उसके अंदर जो है हमको एकेडमिक ब्लॉक चाहिए, जैसे कॉमर्स ब्लॉक, साइंस ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक, लॉ की भी फैकल्टी एक खोल दिया हूँ मैं। पहले 4 ही फैकल्टी थी, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, आर्ट्स, और ह्यूमैनिटीज़ में ही सब ये आर्ट्स वगैरह आता है, हिंदी वगैरह, और सोशल साइंस में ये पॉलिटिकल साइंस वगैरह आता है, और साइंस में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और कॉमर्स में MBA कॉमर्स 4 थी। यहाँ 5वीं भी फैकल्टी मैंने शुरू करवाया कोरोना के पीरियड में, क्योंकि जो लॉ के कॉलेजेज यहाँ 3 हैं,
उनका एफिलिएशन बीएन मंडल से था। मुझे जानकारी मिली कि विश्वविद्यालय पूर्णिया एग्ज़ाम करा रहा है और उनका संबंधन बीएन मंडल से है। मैंने बीसीआई बात किया कि ये कैसे, तो ये हमको बताया गया कि पहले पूर्णिया विश्वविद्यालय को बीसीआई से रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसमें पोर्टल में उसके दिया हुआ है। मैंने 5.5 लाख या 5 लाख बीसीआई को फीस जमा किया और कोरोना पीरियड में ही ऑनलाइन इसका इंस्पेक्शन कराया और इसको फैकल्टी ऑफ लॉ की मान्यता भी मिल गई। यहाँ एक 5वीं फैकल्टी हो गई, फैकल्टी ऑफ लॉ। अब कोई भी शहर में अगर कॉलेज खोलना चाहता है तो पूर्णिया विश्वविद्यालय उसका संबंधन कर सकता है। स्वीकृति यहीं से मिल जाएगी। स्वीकृति है, अब पावर हो गया। उसका डीन भी मैंने बनाया, पहला डीन बनाए थे मरगू बालम को और दूसरा शायद अभी एपी गुप्ता है सोशल साइंस का डीन। तो ये 5वीं एक फैकल्टी बनाया और अभी भी हमारे सब पदाधिकारी जो है डिप्टी रजिस्ट्रार एफओ एफए सब किराए के मकान में रहते हैं। हम भी किराए के मकान में, एक छोटे से मकान में रहता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो जो 37 एकड़ ज़मीन है, एक प्रपोजल मैंने भेजा। बीएसआईडीसी यहाँ जो है ये बिल्डिंग का निर्माण करती है, तो उसके माध्यम से मैंने एक प्रपोजल बनवाया लेआउट कि हमारा एकेडमिक ब्लॉक, साइंस ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, वीसी रेजिडेंस, प्रो वीसी रेजिडेंस, रजिस्ट्रार सारा जो है ये बीएसआईडीसी का कंसल्टेंट आया, उसने नक्शा बनाया, नक्शा बना करके एस्टिमेट दिया और अभी हमारा ख्याल है 15 दिन पहले ही 2 अरब लगभग 19 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। बजट में प्रोविजन कर दिया गया है, अब वो वहाँ बनना चालू हो जाएगा। हाँ, बीएसआईडीसी के द्वारा ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का 2 मैंने प्रपोजल भेजा था खेलो इंडिया भारत सरकार को। तो एक प्रपोजल जो है सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का, जिसका आज उद्घाटन हुआ युवा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के मंत्री से, तो ये इसके पीछे हमें यहाँ खेल मैदान तो था नहीं, खेल मैदान वही है पूर्णिया कॉलेज का। ये रंगभूमि मैदान था जिसका उपयोग मैं देखा कि चारों तरफ से इंक्रोचमेंट हो रहा था। तो प्रपोजल जो है ये लगभग 7 करोड़ का है, 6 करोड़ कुछ है, मैंने 7 करोड़ के लगभग का है। पैसा सैंक्शन हुआ और इसको बीएसआईडीसी के द्वारा मैं बराबर, यहाँ आप लोग जानते हो बिना प्रयास के कोई काम होता नहीं है। नहीं सर। तो मैंने कहा कि उसका पैसा सैंक्शन हो गया है, पैसा उसका सैंक्शन हो गया, आज बन करके तैयार हो गया, उसका उद्घाटन हो गया फाइनली, जिसमें भारत सरकार के मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। हमारे सभी डीन पदाधिकारी और कलेक्टर सभागार में हुआ और अपने स्टेडियम में पूरा। आज जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय पटल जो कहलाता है आ गया। 304 जो है इस प्रकार की योजना खेलो इंडिया ने पूरे भारत में स्वीकृत की थी, 304, जिसमें केवल 24 ही कंप्लीट हुआ है। सर एथलेटिक्स के लिए तो अब पूर्णिया हमारा एक तरह से तैयार हो गया। तो ये केवल 24 में से 304 में से सिर्फ 24 हुआ, जिसका उद्घाटन मंत्री जी के द्वारा आज किया गया। उसमें पूर्णिया विश्वविद्यालय जो है बिहार का पहला, ये सिंथेटिक, ये पहला है, ये जो बिहार का पहला है जो बन करके तैयार हुआ, उद्घाटन हो गया इसका। अब इसका फ़ायदा होगा, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर आज दिखा दिया कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन हुआ। दूसरे उद्घाटन होने से जो गेम्स होते हैं अलग अलग, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, ये सारी खेलों का आयोजन करता है भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये कौन कौन से खेल किस विश्वविद्यालय में होंगे इसका टाइम टेबल तय होता है, पेपर में आता है कि इस खेल के लिए कौन मेज़बानी करेगा। जैसे फुटबॉल का तो वेबसाइट पर आ जाता है यूजीसी की कि ये खेल कराना है, कौन विश्वविद्यालय इस खेल को कराने के लिए सक्षम है। तो अब ये जो एथलीट के जो अगर आएगा तो पूर्णिया विश्वविद्यालय भी उसकी मेज़बानी करने के लिए वो दावेदारी करेगा कि हम भी इस खेल को अपने यहाँ करवा सकते हैं। ऐसे ही फुटबॉल
जहाँ है फुटबॉल की सुविधा, तो इस तरह से जहाँ जो सुविधा रहती है, तो अब एथलीट 200, 400, 800 मीटर की जो दौड़ है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णिया भी उस अगर विश्वविद्यालय संघ की द्वारा है। तो राष्ट्रीय स्तर का होगा तो सब तो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी यहाँ आएंगे खेलने? हाँ हाँ, इंटर यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आएंगे यहाँ। तो राष्ट्रीय पटल पर आ गया ना, हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, अब हम कहेंगे कि नहीं हम करा सकते हैं। अब तो बिहार में अगर कहीं राष्ट्रीय स्तर का जो गेम होगा इस पूर्णिया में ही होगा, एथलीट का। हाँ एथलीट का, ये पूर्णिया विश्वविद्यालय उसकी दायरेदारी करेगा, क्योंकि हमारे पास सुविधा हो गई, अब हम वो दौड़ करा सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का सिंथेटिक एथलीट ट्रैक के उद्घाटन से बनकर के तैयार हो जाने से आज उद्घाटन हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णिया विश्वविद्यालय का नाम आ गया, रोशन हो गया सर। सर एक जो आपने अभी चर्चा की कि जो घेराबंदी है रंगभूमि मैदान की, तो वो सर कब तक करा लेंगे सर? देखिए, ये हमसे कई बार सवाल पूछा गया, शहर के लोग भी पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये 1958 का कॉलेज है, पूर्णिया कॉलेज जी जी, 1948 का। जी सर। तो हमने कहा कि आप लोग अब तक कहाँ थे भाई, ही इसकी बाउंड्री भी नहीं बनी, इतना पूर्णिया रंगभूमि मैदान का इंक्रोचमेंट हो गया है, तो आप लोगों को सजग रहना चाहिए ना। सर कुछ लोग सजग हैं, हम लोग जब से जानते हैं सर, जब से हम लोग सवाल करने के काबिल हुए हैं, तो सर सवाल तब से कर रहे हैं हम लोग सर, जो सवाल कर सकते हैं सर वही कर रहे हैं। लेकिन आप सर काम कर रहे हैं तो आपसे उम्मीदें जगी नहीं, तो इसलिए आज ही हम वहाँ थे, कलेक्टर साहब थे, खेमका जी विधायक थे, कलेक्टर साहब ने कहा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम प्रपोजल बनाइए वीसी साहब, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए मैं जो अनुराग ठाकुर जी हैं खेल मंत्री जी सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बनाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं कि आप प्रपोजल भेजिए, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम के लिए पैसा दे देंगे। इसके अलावा जो सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है, इसके साथ ही एक और प्रपोजल भेजा गया था 15 करोड़ का। तो वो प्रपोजल ये था कि इंडोर गेम जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन अंदर नहीं होता है, उसके लिए मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए 15 करोड़ का प्रपोजल भेजा है। देखिए, वो भी हो सकता है जल्दी ही सेंक्शन होकर के आ जाए, लेकिन आज जो हमारे कलेक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब ये इसका चारों तरफ से वो भी मान रहे हैं कि इंक्रोचमेंट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा स्टेडियम तो काफ़ी पूर्णिया का भी नाम होगा, और उन्होंने कहा हम भी यहाँ से जो भी होगा मैं मदद करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए तो अनुराग ठाकुर जी तैयार हैं, बातचीत हो चुकी। अब सवाल ये है कि अभी सीनेट की बैठक में एक बार बात हुई, हमने प्रश्न उठाया कि ये हमारे विचार में है, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर अगर वो बन जाएगा तो घूमने की जगह नहीं है इस शहर में, ये हृदय है, ये पूर्णिया के बीच में जो है ज़मीन है, घूमने उमने के काम है, तो वो नहीं हुआ। यही नहीं, हमको बिहार प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि हमको ज़मीन दे दीजिए, हम क्रिकेट के लिए अपने पैसे से, वहाँ वो पिच कहलाता है ना सब, जी, वो हम बनवा देंगे। ये भी हमने पिछली सीनेट की ये 2 में नहीं, उसके पहले वाली में मैंने मुद्दा रखा था, लेकिन अब लोगों ने कहा कि साहब, आज भी एक कोई कह रहे थे कि सर, लेकिन सर वो तो सिर्फ क्रिकेट के लिए फिक्स कर देगा तो नहीं, वो तो क्रिकेट का पूरा मैदान थोड़े चाहिए, उसका तो किनारा एरिया होती है ना कि इतने बाई एरिया में क्रिकेट हो जाएगा, तो वो खैर वो नहीं हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बारे में हमारा विचार है, एक्चुअली देखिए सबसे बड़ी समस्या है टीचर्स मेरे पास नहीं है, 732 या 42 टोटल संख्या है और बचे हैं 170, समझ रहे हैं ना। नई बहाली सर नहीं हो रही है, नई बहाली हो रही है, वो हाई कोर्ट से रोक लग गई, हाई कोर्ट से रोक हटने के बाद सरकार फिर से जो है उसको विज्ञापित कर दिया है। प्राचार्यों की कमी है, प्राचार्यों का भी पद विज्ञापन सरकार ने कर दिया है। और दूसरे, हमने ये गेस्ट फैकल्टी के लिए रोस्टर तैयार करा लिया था, विज्ञापित कराने वाले करके नियुक्ति करने वाले थे, तब तक सरकार के द्वारा नया रोस्टर आ गया, तो नया रोस्टर फिर से उस परसेंटेज के हिसाब से रोस्टर बनाना पड़ा,
वो बना करके उसको भी कमिश्नर ऑफिस से वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। अब उसमें थोड़ा बहुत कमियां हैं, जो ही सुधर जाएगा तो विज्ञापित करके गेस्ट फैकल्टी भी अपॉइंट करूँगा। सर आपने घोषणा किया था म्यूजिक टीचर और कई तरह के टीचर, उस पर भी काम चल रहा है सर? देखिए, म्यूजिक में यूजीसी की गाइडलाइन है। यूजीसी में जैसे मान लीजिए जिन विषयों में टीचर नहीं है, तो यूजीसी की गाइडलाइन है कि टीचर नहीं है तो जो हमारे रिटायर शिक्षक हैं उनको पर लेक्चर के हिसाब से, जो पर लेक्चर जो है 1000 रुपये पर डे, जी सर। 1500 रुपये पर डे के हिसाब से उनको हम इंगेज कर सकते हैं। और इसका मैंने अप्रूवल भी करा लिया है वित्त समिति से और अपने सिंडिकेट सीनेट से कि चूँकि हमारे यहाँ नहीं है टीचर, इसलिए इसके अलावा केवल रिटायर ही नहीं, ये रूल में है कि जहाँ कोई टीचर नहीं है तो हम अन्य विश्वविद्यालयों से जो विद्वान प्रोफेसर हैं उनको बुला करके, मान लीजिए संगीत में हम 2 दिन 3 दिन रख लेंगे तो जो सिलेबस में दिया है पढ़ा देगा। ऐसे ही संगीत में अभी मैंने रख दिया है किसी रिटायर आदमी को पर लेक्चर के हिसाब से रखा हूँ, पढ़ाई हो रही है। ऐसे ही जहाँ जहाँ हमको संज्ञान में आता है कि यानी कि जो भी कमियां आपको दिख रही हैं तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही रहा है। निकाल रहे हैं पूरा। और सर आगे में और क्या क्या है जो कि आपने उसको खासतौर से फोकस करके रखा कि ये सब चीज़ें कर देना है? आगे ये है कि सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता ये है कि यूजीसी से 12B एक रिकॉग्निशन होती है। 12B के रिकॉग्निशन होने से हमको फंड यूजीसी देने लगता है, बिल्डिंग का देगा, कुछ रिसर्च का फंड दे देगा। अभी जो हमें कहीं अन्य स्रोतों से पैसा नहीं मिल रहा है, न यूजीसी से न कहीं से, सिर्फ सरकार के द्वारा सैलरी और पेंशन मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमारा हो जाएगा तो यूजीसी से 12B का रिकॉग्निशन जब हो जाएगी रिकॉग्निशन, तो वो सारा पैसा यूजीसी से भी आने लगेगा, ये प्रोजेक्ट आने लगेंगे, फेलोशिप आने लगेगी। ये मेरा प्रयास है और इसीलिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। मैं यूजीसी की 12B रिकॉग्निशन कमेटी का, नेक कमेटी का एज ए चेयरमैन मैं अन्य विश्वविद्यालयों में जाता रहता हूँ। हमें मालूम है कि क्या क्या चाहिए, गाइडलाइन क्या होगा तो होगा। तो ये जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाएंगी। खेल कूद का जैसे एक बहुत बड़ा खेल, हम लोग जाते हैं कहीं देखते हैं कहाँ खेल का मैदान कहाँ है, तो कोई भी टीम में आएगा तो कहेगा कि ये तो यहाँ 6.5 करोड़ 7 करोड़ का जो है ये तो बहुत राष्ट्रीय स्तर का बना है। तो टीम में वो बिंदु होता है, उस बिंदु के आधार पर रिकमेंडेशन होता है। तो जहाँ ये सब हमारे खेल का मैदान हो गया, ये हर अलग अलग जो डिपार्टमेंट बनेगा, हमने 20 40 और 60 जो है प्रोफेसर का पद सेंक्शन कराया है, इस पर नियुक्ति हो जाएगी तो अपने आप जो है ये 12B की रिकॉग्निशन होगी और पैसा गवर्नमेंट से मिलने लगेगा। सर एक लास्ट सवाल आपसे हमारा ये है कि सर हमने पहले भी यहाँ न्यूज़ कवरेज किया है। पहले मैंने कहा कि सर कि हमेशा हम विवाद का ही न्यूज़ करते रहे और हमेशा कुछ न कुछ शिकायतें होती रहीं और कुछ से कुछ बातें होती रहीं। आपके बारे में जब हम किसी प्रोफेसर से बात करते हैं, किसी कर्मचारी से बात करते हैं, तो कोई आपकी शिकायत नहीं करता है सर? देखिए, मेरा असूल है कि किसी की भी समस्या हो मैं सबसे बात करता हूँ। विद्यार्थियों की समस्या है, विद्यार्थियों से मैं स्वयं बात करता हूँ। शिक्षकों की समस्या है, शिक्षकों से मैं स्वयं बात करता हूँ। कर्मचारियों से बात करता हूँ और समझता हूँ कि क्या समस्या है उनकी। जेन्युइन जो समस्या रहती है मैं उसका हल निकालने का प्रयास करता हूँ। सर कोई नया प्रोजेक्ट होता है तो उस पर भी आप जो तमाम लोग हैं जो प्रोफेसर लेवल के लोग हैं तो उन लोगों का भी आप सर मंतव्य लेते हैं? देखिए, मैं सब हमारा काम डेमोक्रेटिक ढंग से करता, कोई भी काम करता हूँ तो 4 लोगों से कहता हूँ कि ज़रा बताइए इसमें क्या होना चाहिए, वो सलाह लेता हूँ। जो उचित रहता है मैं वो करता हूँ, समझ रहे हैं। सलाह तो मैं लेता हूँ सभी से, और आपको जो उचित लगता है फिर उस हिसाब से करते हैं? उस हिसाब से करते हैं। ये है हमारा। तो यही वजह है सर कि आपके जो खिलाफ बोलने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। अब खिलाफ क्या बोलेंगे जब सब करने के लिए। टीचर का प्रमोशन था 2016 में, BN मंडल ने किया था, उसका नोटिफिकेशन 5 साल तक नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था अब हमें नहीं मालूम। जब को हमको संज्ञान में आया तो 3 सदस्यीय कमेटी, उसमें मैंने बाहर के
लोगों को भी बुलाया, यूजीसी के लोगों को बुलाया और नियम संगत सबका प्रमोशन हो गया था। नोटिफिकेशन मैंने किया, सबका कर दिया। जो लोग परेशान थे, बीएन मंडल ने किया था, नोटिफिकेशन किया नहीं। और अभी मैंने प्रमोशन कर दिया हूँ, सारी विधि पूर्वक दिन रात करके जो भी टीचरों का प्रमोशन था मैं कर दिया हूँ, उसका नोटिफिकेशन होना बाकी है। सर इतना जो सर आपने काम किया है, कभी जब सोचते हैं तो आपको ऐसा गर्व महसूस होता है या फिर लगता है ये तो मेरा काम था कर दिया? नहीं, हमें कभी कभी लगता है कि कैसे इतना कर दिया, इतना काम जो है, कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे इतना मैंने काम कर दिया। सर ये क्यों नहीं सोचता अभी बहुत काम किया है? अब नहीं, मैंने हमने इसका मतलब ये है कि हम क्या किए उसके बारे में काम करते हैं, भूल जाते हैं कि क्या काम किया। इसका कहने का मतलब ये है कि हम तो सर कह रहे हैं कि अभी आप बहुत कम किए हैं सर, बहुत कुछ कर दीजिए और पूर्णिया के लिए। नहीं, तो हम तो कर ही रहे हैं, कर ही रहे। मैंने हम ये बात इसलिए कहे कि मैं काम करता हूँ और आगे की सोचता हूँ कि आगे हमको क्या काम करना है। अगर हम ये सोचने लगे कि हमने तो इतना कर दिया, वो कर दिया, पूरा कर दिया, आगे हमको और क्या करना है, आगे का बात में निरंतर करते रहना, निरंतर करते रहता हूँ। ये है हमारा सिद्धांत कि आगे भी। सर आपको सर ये जानकारी होगी कि सर आपने शायद एक इतिहास में ही नाम लिखवा लिया है सर पूर्णिया यूनिवर्सिटी। अब ये तो आप लोग बताएंगे ना, हम थोड़े। सर लोग तो खुद बोल रहे हैं, हम नहीं तो ये आप लोग बात बताएंगे, हम अपने मुंह से कैसे कहें कि मैंने कहा ना कि मैं काम करना, मेरा काम है काम करना, और आप लोगों का जजमेंट करना है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हाँ, ये देख रहे हैं कि कुलपति महोदय जिन्होंने काफ़ी काम किया है और इनको खासतौर से अपने कामों के बदौलत ही इनकी पहचान यहाँ पूर्णिया में बनी है। जिस तरह से आज एक राष्ट्रीय स्तर का खेल ग्राउंड का जो ओपनिंग हुआ है, निश्चित रूपेण पूर्णिया का नाम रोशन हुआ है और कई तरह के ऐसे काम किए गए हैं जो कि पूर्णिया की उपलब्धि को दर्शाता है। और साथ ही साथ सर के पास अभी ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम किया जाना है। मखाना की खेती होती है यहाँ पर, ये जो है जूट होता है, जूट होता है ना, रस्सी कमी हो गई है, पहले बहुत होती थी, अब कमी हो गई है सर। तो ये एरिया केला होता है आसपास, केला सर तो केला यहाँ से जो है उसकी मार्केटिंग जो है, अगर यहाँ के हमारे पढ़े लिखे नौजवान करने लगें तो यहाँ का केला जो 20 रुपया 25 रुपया दर्जन बाहर के लोग गुजरात और अन्य प्रदेशों से सस्ते दर पर खरीद करके वहाँ महंगा बेच रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं उधर आंध्र में ले जा करके। हमारे पढ़े लिखे नौजवान अगर उस प्रकार का स्वरोजगार जो है, जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं हैं कि उस हिसाब से अपना स्वयं का रोजगार करके और दूसरों को भी नौकरी दे सकते हैं। आप देखिए, मैं देखता हूँ कि जो बड़े बड़े माल हैं वहाँ माल में सब्जियाँ बिक रही है, वो सब्जी हमारे किसान भाई जो उगा रहे हैं वही ना खरीद के ले जा रहे हैं, तो सस्ते में खरीद करके और माल में रख करके वो बेच रहे हैं। वहाँ 2-2 3-3 कर्मचारी रखे हुए हैं, तो क्यों नहीं हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं यह काम जो माल में सस्ते पर खरीद के, वो तो अपने यहाँ स्वयं भी कर सकते हैं ना सब्जी का। इसका मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे ठेले पर अन्य बड़े शहरों में, मैं सागर विश्वविद्यालय से हूँ, सागर में देखा कि जो ठेले पर सब्जी बेच रहा है आज वो बड़ी दुकान बना लिया और 5-6 उसके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं जी, स्वयं का रोजगार लगा करके 4 को और रोजगार दिया है। तो यह एरिया ऐसा है कि इस ढंग से जो है हमारे सर हम लोग के इलाके में सर प्रोडक्शन तो काफ़ी होता है, लेकिन हम लोग उसका सर व्यवसायीकरण नहीं कर पाते। व्यवसायीकरण होना चाहिए ना, व्यवसायीकरण होना चाहिए, और यह देख करके व्यवसायीकरण होना चाहिए कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कहाँ किस चीज़ की उपलब्ध, रोजगार का अवसर या कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलना, वहाँ जाना चाहिए जहाँ उसकी उत्पादकता जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उस इलाके में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो, उस क्लाइमेट को, वातावरण को और लोगों की डिमांड के आधार पर व्यवसाय चालू करना चाहिए। अतुल मोटर्स लाया है 52,000 का भारी डिस्काउंट के साथ 2,000 का अतिरिक्त ऑफर भी, वो भी मिनिमम डाउन पेमेंट पर। यहाँ आपको मिलेगी अतुल मोटर की CNGC वाली 3 व्हीलर ऑटो एवं ई रिक्शा जैसे अतुल शक्ति, BS6 कार्गो, लोडर, BS4 अतुल जेमी कार्गो, ई रिक्शा इलाइट प्लस, आयरन बॉडी इलाइट प्लस स्टील बॉडी के साथ, लेबर कोस्ट बिल्कुल फ्री,
CNG 3 व्हीलर में रिक प्लस, जेम, इक्वा जैसी सुविधाओं के साथ। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है MS इंडिया अतुल मोटर्स, नियर फ्रेल चौक, NS31 बाईपास रोड, मरंगा, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 8102921960। सेकंड नंबर 720780821960। हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका अपना केशव राधे, पूर्णिया बिहार से। तो मैं आया हूं आपके अपने शहर पूर्णिया के डिकॉट बाय डोनियर में, जहां पर आपको मिलता है बाय 1 गेट 3 एंड बाय 2 गेट 6 का ऑफर। और आपको विंटर कलेक्शन पे मिलते हैं 70% ऑफ, और कोट और ब्लेजर पे भी मिलते हैं आपको 70% ऑफ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर विजिट करें, जिसका कि एड्रेस है हर्षा होटल रोड, जेल रेस्टोरेंट के नीचे। थैंक यू।